हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स पोर्शन के चैप्टर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में। और बच्चों ये लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, क्योंकि हम लोगों ने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित सारी चीजें, उष्मा, ऊर्जा, ये सारी बातों को पढ़ लिया था। और आज हम उन पर आधारित यंत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हम उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। उसके बारे में हम यंत्रों के बारे में उपयोग करने वाले हैं और वैद्युत शक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक लेक्चर और होगा जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे, तो एक लेक्चर और आ जाएगा, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, सॉरी। तो आज हम उपकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं और बेसिकली 4 उपकरण हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है उनमें हम 4 उपकरणों को पढ़ने वाले हैं। और पहला जो उपकरण है हमारा सबसे फेमस, वैद्युत बल्ब। क्या है? वैद्युत बल्ब। अगर पहले उपकरण की बात करें तो हो जाएगा बच्चों वैद्युत बल्ब। दूसरे उपकरण की अगर बात की जाए तो एक स्विच होता, सॉरी स्विच नहीं, फ्यूज। दूसरे उपकरण की बात की जाए तो क्या हो जाता है? फ्यूज, विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज। और तीसरे उपकरण की बात की जाए, ये आपको आपके बुक में उल्टा सीधा दिया होगा, मैं इसलिए सीक्वेंस में लिखा रहा हूं, बता रहा हूं क्यों। फिर एक है विद्युत इस्त्री, वैद्युत इस्त्री। और एक हम लोग यूज करते थे हीटर, अब उसका यूज होना समाप्त हो गया है। पहले हम लोग यूज किया करते थे हीटर, जिसको अगर बात की जाए तो फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं वैद्युत उष्मक या हीटर भी कहते हैं, उसको वैद्युत उष्मक भी कहते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अपने सिंपल लैंग्वेज में हीटर। चलिए, ये 4 हमको जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उपकरण, जिसको हम कह सकते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। जिसमें से मैं बता दे रहा हूं, पेपर में देखिए पूछे जाने वाले में से जो संरचना सहित पूछे जाते हैं उनमें ये 2 इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखा गया है कि यही दोनों पूछे जाते हैं, इस्त्री और हीटर से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस्त्री और हीटर से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो विद्युत फ्यूज है और वैद्युत बल्ब है। तो हम देखिए सभी को समझाएंगे, सभी में जो जो चीजें उपयोग होती है उनको समझाएंगे। लेकिन जो आपको रटने का तरीका है, जो उसको फिगर याद करना है और जो संरचना लिखना है, वो सारी चीजें आप लोग बुक से देखेंगे। मैं बारी बारी एक एक को उठाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, मतलब सिर्फ समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसको लिखना, फिर आप उसको लिखेंगे, कोई फायदा है नहीं। मैं टाइम वेस्ट फालतू में करता नहीं, वो सारी चीजें बुक में दी हुई हैं। और ऐसे भी मैं आप लोगों को उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पर। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ उनको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। किसकी? जो चीजें समझाई जा रही उसकी नहीं, इनकी जो संरचना सहित जो लिखने का तरीका है वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत बल्ब के बारे में। थोड़ी सी मैं संरचना भी आपको अगर बना सकता हूं तो दिखा दे रहा हूं। कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसा एक बल्ब होता है जिसे हम लोग वैद्युत बल्ब कहते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है ना। अब मुझे बहुत बड़ा आर्टिस्ट मैं हूं नहीं, और फिर यहां से कुछ ऐसे तार टाइप से ये ऐसी संरचना होती है। ये एक हम लोग देखते हैं ना व्हाइट कलर का होता है, तो ये संरचना आपकी वैद्युत बल्ब की होती है। तो वैद्युत बल्ब पहले काम कैसे करता है सर, ये तो बताएंगे ना। बिल्कुल, जब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, देखिए थोड़ा सा गला बैठ गया है, जब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में, तो एक बात तो क्लियर है कि ये इसी से संबंधित है। और देखिए इनसे पूछे जाते 1-2 प्रश्न, इन दोनों में से बहुविकल्पीय, अगर संरचना नहीं पूछा गया तो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाना तो 100% निश्चित ही है। उसमें कोई सवाल या शक हम नहीं कर सकते कि इससे प्रश्न ही ना पूछा जाए। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है कि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो निर्भर नहीं करता है। बहुविकल्पीय प्रश्न लगभग हम कह सकते हैं कि हर बार पूछे जाते हैं, तो इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं वैद्युत बल्ब के बारे में, हमें 2-3-4 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत तो सबका वही सेम है, क्योंकि चैप्टर क्या है, सेम है, तो एक ही सिद्धांत पर सारे उपकरण निर्भर है। जब ये वैद्युत बल्ब जो होता है, इसको जब हम धारा देते हैं तो इसका जो ये आप देख रहे हैं, पहले तो मैं बता देता हूँ, इसका जो ये फिलामेंट होता है, ये वाली बल्ब तो अक्सर हम आजकल यूज भी नहीं करते हैं। हम लोग यूज कौन सी करते हैं सर? एलईडी। हम लोग कौन सी लाइट यूज करते हैं? हम लोग एलईडी लाइट यूज करते हैं। पढ़ना हमें इसी को है, इसी चीज को कहते हैं कि अब हमारे सिलेबस में बदलाव किया जाना चाहिए। लेकिन
मैं ये नहीं कहता इसको हटा दिया जाना चाहिए, इसको रखना चाहिए, साथ साथ एलईडी के भी गुण को ऐड किया जाना चाहिए, और जो ऐड भी किया गया है लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया है, 12th में ऐड किया गया है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहिए था कि ये एलईडी बल्ब इससे डिफरेंट होता है। ये आप लोग जान लीजिए कि इसका सिद्धांत और एलईडी बल्ब का सिद्धांत, दोनों का सिद्धांत अंतर है। तो ये नहीं कि इसी सिद्धांत पर एलईडी बल्ब भी काम करता है, वो आप 12th में आएंगे तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा बल्ब होता है ना, तो इसमें आप देखेंगे एक तंतु लगी हुई होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, जिसे हम तंतु कहते हैं या फिलामेंट भी कहते हैं, इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, हिंदी में तंतु कहते हैं। अब ये जो हमारा तंतु होता है बच्चों, ये उच्च प्रतिरोध होता है, अति उच्च प्रतिरोध हम कहते हैं, बहुत उच्च प्रतिरोध का होता है, उच्च प्रतिरोध, ठीक है। क्या होता है? बहुत उच्च प्रतिरोध का होता है। और किससे बना होता है ये तंतु? तो ये भी लिख लीजिएगा, टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन, टंगस्टन से बना हुआ होता है। ये आपको तंतु दिखाई दे रहा है, बहुत ही उच्च प्रतिरोध का होता है। अब एक प्रश्न आता है, और इसका जो कथनांक, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। अच्छा, वो चीजें तो सारी डिस्कस होंगी। ये उच्च प्रतिरोध का क्यों बना हुआ होता है, मैं चीजें आपको यहाँ पे बहुत बारीकी से समझाऊंगा। अब प्रश्न आता है कि सर ये उच्च प्रतिरोध का होता क्यों है? तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, W = V × में Q। मैं सही हूं कि नहीं हूं बताइए। हम लोगों ने सबसे पहला जो वैद्युत ऊर्जा पढ़ा था, क्या वैद्युत ऊर्जा में हम लोगों ने यही फॉर्मूला नहीं पढ़ा था? क्या वैद्युत ऊर्जा में हम लोगों ने यही फॉर्मूला नहीं पढ़ा था? फिर हमने क्या पढ़ा था? W = V की जगह पे हम IR रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बिल्कुल से रख सकते हैं। यहाँ पे I से Q/2 भी रख सकते हैं, जैसे Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर R को हम बढ़ाते हैं, प्रतिरोध को, ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो ये जो आपकी वैद्युत ऊर्जा है ये बढ़ेगी। और उष्मा क्या होता है? W/4/2। और जब W बढ़ेगा तो उष्मा भी तो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रीजन होता है कि जो टंगस्टन का तार हम तंतु यूज करते हैं वो उच्च प्रतिरोध का होता है, इसलिए उसको हम यूज करते हैं। और भी उसके कारण है, कुछ बताऊंगा सारे। तो ये उच्च प्रतिरोध का क्यों होता है, चीजें समझ में आ गई। यानी कि जब कोई भी वस्तु, कोई भी चालक है, अगर वो उच्च प्रतिरोध की है तो उस स्थिति में वो क्या करता है कि बहुत ही ज्यादा उष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है? बहुत ही ज्यादा उष्मा उत्पन्न करता है। अगर कोई ऐसी वस्तु है जो किसकी बनी हुई है? सर कोई ऐसी वस्तु है जो जिसका प्रतिरोध उच्च है, तो वो उष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न करेगी, और ये भी बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न करती है बच्चों। और लगभग हम कह सकते हैं कि 1000 से 1500 से 2000 भी कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो 1500 से 2500, 1500 से 2500 के बीच जब ये गर्म होता है, कहां से कहां तक? 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस पर ये गर्म होता है, तो ये चमकने लगता है, और वही चमक जो हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देती है, यही इसका सिद्धांत है। जब ये तंतु 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक, जब ये तंतु 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, तब ये चमकने लगता है और बल्ब हमें जलता हुआ दिखाई देता है। बल्ब हमें कैसा दिखाई देता है? बल्ब हमें जलता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट था? सिद्धांत क्या, किस सिद्धांत पर काम करता है कि जब हम इस उच्च प्रतिरोध वाले तंतु में धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म होने लगता है, ये उष्मा उत्पन्न करने, गर्म लिखेंगे उष्मा लिखेंगे, तो ये उष्मा उत्पन्न करने लगता है, और 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस के पास की उष्मा पर यह चमकने लगता है, जिससे कि हमें बल्ब जलता हुआ प्रतीत होता है। अब एक पॉइंट एक मेरे से बच्चे ने पूछा कि सर पानी का जो हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, सर अगर हम जाएं, अगर हमें इस ताप पर ले जाया जाए तो सर क्या होगा? सर अगर हम लोहे को डालें तो क्या होगा? सर ये बहुत उच्च ताप है। मैंने बोला बात तो सही है। तो सर इसको पिघल जाना चाहिए। मैंने बोला बात तो सही है। बच्चा जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि सर 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस बहुत उच्च तापमान होती है, यहाँ पे सर 40 डिग्री हो जाता है, हम लोग घर में सर एसी कूलर चलाने लगते हैं, 50 डिग्री हो जाता है, परेशान होने लगते हैं।
तो सर बात तो सही है, तो सर ये बताइए कि तब ये क्यों बचा रह जाता है? तो बच्चा इसका कारण ये है कि ये जो टंगस्टन होता है, लिख लीजिएगा, ऐसा पूछे जाने वाले पॉइंट है, एक भी पॉइंट जो मैं शेयर करूंगा ये सब पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आता है कि जो टंगस्टन होता है इसका जो बच्चों गलनांक होता है, गलनांक बहुत उच्च होता है और वो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास का। 3400 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो ये बताइए जब इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस है, 3400 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके लिए 1500 से 2500 कोई बहुत बड़ी बात है? नहीं सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका कारण ये होता है कि ये पिघलता नहीं है। अब एक प्रश्न और दूसरा पूछा जाता है आप लोगों से कि इसमें क्या भरा हुआ होता है? इस जो बल्ब है, बल्ब का अगर आप लोग देखे होंगे, मेरे पास रहता तो मैं दिखा देता। 1 सेकंड का मैं टाइम लूंगा आप लोगों से, 1 सेकंड। मुझे याद आया मेरे पास बल्ब है, मेरे पास बल्ब है, तो मुझे अगर आप लोग 1 सेकंड का थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं उस बल्ब को ला रहा हूं। एक सेकंड, इधर नहीं, बस 1 सेकंड बच्चों यूज कीजिए, तो मैं थोड़े से अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर कर पाऊंगा। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, बल्ब मिल गया। चलिए ये देखिए, ये देखिए, ये बल्ब आप लोग दिखाई दे रहा होगा, ये बल्ब देखिए। इसमें अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो ये कवर है, कवर है ना, थोड़ा साफ कर देता हूं, 1 सेकंड। चलिए ये जो आप लोग फिलामेंट दिखाई दे रहे होंगे, बहुत पतली सी, अब घर में भी देखे होंगे, आजकल तो यूज नहीं हो रहा है, एलईडी यूज हो रहा है। ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का होता है बच्चों। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। अब ये शीशे से जो कवर आपको दिखाई दे रहा है, शीशे से जो कवर आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक गैस भरी हुई है। क्या भरा हुआ है? एक गैस भरी हुई है, और इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो भी आप लोगों से पूछता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो गैस भरी हुई है बच्चों, इसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो नाइट्रोजन गैस। और कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि यहां पे नाइट्रोजन नहीं देता है, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। आर्गन गैस। बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनके साथ क्रिया नहीं करता है। यानी कि इस ग्लास के अंदर जो गैस भरी हुई है वो कौन सी गैस भरी हुई है? वो ऑर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। जो ऑर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, ठीक है बच्चों। इसमें नहीं दिया हुआ है इसमें कौन सी गैस भरी हुई है। चलिए अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसके बाहरी पट्टी पर एक ये शीशे के आवरण से कवर होता है, पारदर्शी जिसे हम बोलेंगे, ये पारदर्शी भाग से कवर होता है, और इसके एंड पर एक कैप लगा होता है जो कि एल्युमिनियम का होता है, जैसा कि आप दिखाई दे रहे हो एल्युमिनियम का होता है, और उससे 2 पिन बाहर निकली हुई होती है, उससे 2 पिन बाहर निकली हुई होती है। तो ये था बच्चों आपका बल्ब, ठीक है, ये था बल्ब। और बल्ब से इतनी ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। एक बार मैं रिपीट भी अगर आप लोग चाहोगे तो कर देता हूं, क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी है और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि बल्ब के अंदर जो तंतु होता है फिलामेंट, वो किस चीज से बना हुआ होता है? तो सर वो बना होता है टंगस्टन का। उसका पूछा जाता है गलनांक कितना होता है? तो गलनांक होता है उसका 3400 डिग्री सेल्सियस। वो क्यों चमकता है? तो वो जब 1500 से उसकी उष्मा 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है तो उसके कारण वो चमकने लगता है, जिससे कि बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। बल्ब के अंदर निर्वात करके कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस या ऑर्गन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस या ऑर्गन गैस भरी जाती है। जो तंतु होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है? तो तंतु का प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है। तंतु का प्रतिरोध कैसा होता है? तो सर तंतु का प्रतिरोध बहुत ही उच्च प्रतिरोध होता है, तंतु उच्च प्रतिरोध वाला होता है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए तो ये था आपका विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो सारे पॉइंट इससे पूछे जाते हैं, तो उसको कॉपी में एक जगह अलग से नोट कीजिएगा। संरचना और लिखना अलग बात है, उसको नोट करना एक अलग बात है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी कॉपी में नोट
होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है विद्युत फ्यूज का। दूसरा बात चलती है तो क्या आता है सर, दूसरा कॉन्सेप्ट बात करते हैं हम लोग तो आता है विद्युत फ्यूज का। अब फ्यूज सबने देखा होगा, अब वो भी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाता। तो फ्यूज का कॉन्सेप्ट आता है, तो फ्यूज भी मैं अगर आप लोगों को बना के दिखाऊं तो ये तो मैं नहीं बना पाऊंगा। कुछ ऐसा होता है घर में, अगर आप लोग देखे होंगे तो ऐसे ब्लोड में छोटा सा लगा हुआ होता है, और ऐसे कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखेंगे तो उसको कभी बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा, जिससे कि ये तार ऐसे बाहर निकली हुई कुछ होती है, तार ये होता है, ऐसे भी मैं बना नहीं पाऊंगा बच्चों, पहले ही बता दे रहा हूं। तो हमें पढ़ना बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ठीक है, बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को जानना है कि ये है क्या। तो ये एक वायर होता है, तार, जो किससे बना होता है, मिश्र धातु से। अब बच्चे कहेंगे सर मिश्र धातु में क्या क्या होता है ये भी बता दीजिए, मिश्र धातु में क्या क्या होता है ये बता दीजिए। तो लिख लीजिएगा, मिश्र धातु में तांबा होता है और टीन होता है और सीसा होता है। तांबा, टीन और सीसा होता है ये जो मिश्र धातु है, ठीक है सर। अब अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे तो ये मिश्र धातु का बना होता है, और ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत धारावाही के तापीय चालक के तापीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। किस पर काम करता है, कैसे सर? तो हम लोग को बेसिकली पता हुआ है कि ये लगाया क्यों जाता है, तो सर सेफ्टी के लिए लगाया क्यों जाता है, तो सर सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। सेफ्टी का रीजन क्या होता है कि यदि अगर कभी बाई चांस दो तार हमारे घर में सट जाएंगे, क्रॉस कर जाते हैं, जिसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, लघु पथ, तो उस स्थिति में ये फ्यूज के जो तार होता है ये गल जाता है। अब क्यों गलता है वो बता रहा हूं, ठीक है, ये गल जाता है, और इसके गलने के कारण धारा जो परिपथ है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। परिपथ क्या होता है, अर्ध रह जाता है, और जब वो अपूर्त रह जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, तो धारा बहना रुक जाती है और शॉर्ट ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। यही इसका सिद्धांत है, बनाने का रीजन है। तो ध्यान से समझिएगा, जब दो तारे बच्चों सटती हैं आपस में, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि इस जो आप फ्यूज देख रहे हैं, फ्यूज से बहुत ही ज्यादा धारा गुजरने लगती है, बहुत ही ज्यादा धारा गुजरने लगती है। अब जब धारा बहुत ही ज्यादा गुजरने लगती है, जैसा कि आपने देखा W = में VQ और V = में IQR, जब परिपथ से बहुत ज्यादा इस फ्यूज से धारा गुजरने लगती है तो इसका गलनांक बहुत कम होता है, इससे उष्मा उत्पन्न होने लगती है, अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होने लगती है। अधिक धारा जाती है तो उष्मा बढ़ता है, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है। इस मिश्र धातु का गलनांक कम होता है, ठीक है, गलनांक कम होता है। अगर पूछेगा कि क्या तांबे से कम होता है, तो जी बिल्कुल, इसका गलनांक तांबे से भी कम होता है। इसके गलनांक के बारे में एग्जैक्ट कहीं दिया हुआ नहीं है, तो इसका गलनांक कम होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये पिघल जाता है और परिपथ हमारा इनकम्प्लीट रह जाता है, तो धारा बहना रुक जाती है, और जब धारा बहना रुक जाती है तो शॉर्ट सर्किट जो नुकसान होता है वो नुकसान कम होता है, ठीक है। तो ये सिद्धांत था फ्यूज का, इसमें बस इतना ही है। बस ये पूछता है किससे बना हुआ था, तो तांबे के टीन से बना हुआ था। तो क्या होता है उसमें, जब विद्युत धारा, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज से धारा अत्यधिक जाने लगती है, जिससे कि अधिक उष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण फ्यूज का मिश्र धातु से बना हुआ जो तंतु या तार होता है वो पिघल जाता है और परिपथ इनकम्प्लीट रह जाता है, जिससे कि परिपथ में धारा नहीं बहती है और नुकसान कम हो जाता है, ठीक है, नुकसान रुक जाता है या शॉर्ट सर्किट रुक जाता है। तो ये था हमारा फ्यूज का। अब अगले की हम बात करें तो अगला हमारा है वैद्युत इस्त्री, ठीक है, वैद्युत इस्त्री। तो वैद्युत इस्त्री में देखिए बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट और डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, इससे जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वैद्युत इस्त्री क्या होता है बच्चों की, एक तो प्लेट जो पहले हम लोग देखते हैं ये ऐसे सिंपली प्लेट होता है, और उसके बाद से कुछ एयर होता है इस्त्री के अंदर, ठीक है, और उसमें फिर ऐसे तार लगी हुई होती है। कभी अगर आपको मौका मिले तो आप लोग खोल के चेक करिएगा। सॉरी मैं सही नहीं बना पा रहा हूँ, ऐसे ही कुछ करके
ये प्लेट पे नहीं लगा होता है, ये प्लेट पे नहीं लगा होता है, ये प्लेट के कुछ देर में पहले क्या होता है, वायु, जैसे ये प्लेट जो हमें बाहर दिखाई देती है वो होता है, फिर यहाँ पे वायु, और फिर ये जो तार का जाल आप देख रहे हैं ऐसा होता है। और यही तार जो है उच्च प्रतिरोध युक्त होती है, जो किसकी बनी हुई होती है, तो नाइक्रोम की बनी हुई होती है। ये पूछा जाता है, इसको लिख लीजिएगा, नाइक्रोम। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर नाइक्रोम क्या है। नाइक्रोम देखिए बच्चे, कह सकते हैं इसको भी मिश्र धातु कह सकते हैं, जो किससे किससे बना होता है, जिसमें 80% निकिल होता है और 20% क्रोमियम। 80% निकिल प्लस 20% क्रोमियम, ये होता है नाइक्रोम में। तो नाइक्रोम क्या, अब ये नाइक्रोम से बना हुआ होता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इसको धारा देते हैं तो प्रतिरोध उच्च होता है, तो इसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, सर जब इसका ताप बढ़ जाता है, इसके बीच में वायु है, इस तार के बीच में और प्लेट के बीच में वायु है, तो सर ये गर्म कैसे हो जाता है, ताप तो इसका बढ़ रहा है, इसमें टच भी नहीं किया हुआ। तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है, वायु इसलिए बीच में होता है क्योंकि वायु वैद्युत धारा का कुचालक होता है, तो हमें प्लेट छूने पे करंट नहीं लगता है, गर्म होता है, करंट नहीं लगता है। तो ये बेसिकली जो वायु होता है वो वैद्युत धारा का कुचालक होता है, तो जिससे कि धारा आपको नहीं मिल पाती है, प्लेट में आपको धारा नहीं मिल पाती है। और ये आप बात करें तो उष्मा का चालक होता है, सुचालक, यहां से उष्मा पास कर जाएगी। यही रीजन होता है बच्चों, यही रीजन होता है कि आपकी ये प्लेट गर्म हो जाती है और हम इस्त्री कर पाते हैं। और ये जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, इसी तार में उष्मा उत्पन्न होती है, उच्च प्रतिरोध वाला होता है, बीच में वायु होती है, जिसके कारण ये गर्म हो जाता है और हम प्रेस कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब जब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियरिटी से समझ में आ गया, तो अगला जो हमारा है वो हीटर का, जो कि यूज करना अब अवैध कह सकते हैं हम। कौन यूज करे भाई इतना बिजली के बिल, अब तो इंडक्शन आ गया है। तो इसमें भी सिंपली कुछ नहीं होता था, इसमें भी देखिए एक चीनी मिट्टी का बना हुआ ऐसे वो होता था। अब अगर आप लोग नहीं देख रहे होंगे, अब वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं, हम देखे हैं, हमने अपनी टाइम में देखा है। ठीक है, बहुत छोटे थे तब, अब हम लोग को भी कहाँ देखने को मिलता है। अभी भी अगर आप गांव जाते हैं तो जो बच्चे गांव के होंगे शायद वो देख लें। तो ये चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है और इस पर कुछ ऐसे स्प्रिंग टाइप से तार ऐसे 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 लपेटे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे स्प्रिंग टाइप से तार होते हैं जो कि फिर परिपथ से ऐसे जोड़कर उसको प्लग स्विच में खोजा जाता है। ये तार भी किसके बने होते हैं, तो ये तार भी नाइक्रोम के बने हुए होते हैं। ठीक है, जब ये तार नाइक्रोम के बने होते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा ताप उत्पन्न करते हैं। तो जब आप इसको जलाएंगे, जब इसको धारा हम देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये रक्त तप्त हो जाते हैं। मतलब उष्मा उत्पन्न करते हैं तो ये लाल कलर के हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बच्चों उष्मा उत्पन्न करते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते थे, दाल चावल रोटी सब्जी जो बनाना है यहाँ पर रखकर लोग इस पर मतलब रखकर बनाते थे। तो उष्मा का इसका उपयोग ऐसे किया जाता था। तो सिंपली ये भी क्या है कि अगर हम लोग ताप दे रहे हैं, ये नाइक्रोम का बना हुआ होता है, इसको जब हम ताप देते हैं तो ये गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण ये उष्मा उत्पन्न करता है, जिसका प्रयोग करके हम लोग भोजन बनाने में जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो ये था आज आपका, आज हम लोग सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे, उपकरण के बारे में ही, जो वैद्युत ऊर्जा पढ़ाना है। तो मैंने सोचा छोटा सा टॉपिक है, कल के लेक्चर में क्यों ना उसे पढ़ाकर उसी पे क्वेश्चन करवाने, तो उसी को पढ़ाएंगे, उसी पे क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोगों को जाले अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी टॉपिक पे क्वेश्चन भी करवाना है। तो आज उस टॉपिक को बताया और फिर कल क्वेश्चन करो तो अच्छा नहीं रहेगा। कल की वीडियो में उसी टॉपिक को पढ़ाकर उसी क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये रहा आज का आपका ये कॉन्सेप्ट टॉपिक, सारी वस्तुओं के बारे में, उपकरण के बारे में समझाया है। मेनली यही दोनों पूछे जाते हैं, ये दोनों आज तक मुझे नहीं लग रहा है पूछे गए कभी भी। मेनली जो है यही है, इन दोनों को कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा विद्युत बल्ब, फ्यूज से भी ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, मतलब बड़े प्रश्न में आता है, तो बड़े प्रश्न में विद्युत बल्ब आता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेकिन जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं, मैं बता देना चाहूँगा, हमारे इस चैनल पर हिंदी मीडियम में क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।